Hello everyone, my name is Sandeep Singh and I am back again with a new topic GST invoice. GST में इनवॉइस इशू करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। क्या इन्फॉर्मेशन इनवॉइस के अंदर होनी चाहिए, कितने टाइप के इनवॉइसेस हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाइए। इसमें आपको इनकम टैक्स, टैली अकाउंटिंग और GST से रिलेटेड कई सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सो स्टे कनेक्टेड। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ इनवॉइस। GST में दो टाइप के इनवॉइस हैं, टैक्स इनवॉइस और दूसरा है बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए दो कंडीशन है। पहला कि सप्लायर एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, यानी कि सप्लायर GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि जो वो गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है वो टैक्सेबल होनी चाहिए, यानी कि व्हेन अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और टैक्स इनवॉइस इज इशूड। अब चाहे हम सप्लाई करें B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस या B2C बिजनेस टू कस्टमर, दोनों ही केस में हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना है अगर जो गुड्स और सर्विस हम सप्लाई कर रहे हैं वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर वो गुड्स एग्जेम्प्ट है तो हम बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। बट सपोज कुछ एसएससीज का ये डाउट हो सकता है कि सपोज हम एक ही पर्सन को गुड्स बेच रहे हैं और दो टाइप के गुड्स बेच रहे हैं, कुछ उसमें से एग्जेम्प्ट है और कुछ टैक्सेबल हैं। तो क्या हम गुड्स के लिए जो टैक्सेबल हैं उनके लिए टैक्स इनवॉइस और जो एग्जेम्प्ट है उनके लिए बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो सेम पर्सन को जब आप गुड्स बेच रहे हैं, अगर उसमें दोनों आइटम इंक्लूड है, टैक्सेबल भी और एग्जेम्प्ट भी, तो फिर आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं और जो टैक्सेबल आइटम है सिर्फ उस पर टैक्स लगाएंगे। लेकिन अगर उस पर्सन को आप सपोज जो गुड्स बेच रहे हो वो उसमें सिर्फ एग्जेम्प्ट ही आइटम है, कोई टैक्सेबल आइटम है ही नहीं, या एग्जेम्प्ट सर्विस है, कोई टैक्सेबल सर्विस है ही नहीं, तो फिर आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें कुछ आइटम टैक्सेबल है, कुछ एग्जेम्प्ट है, तो उस केस में आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। आपको अलग अलग इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। What is the time limit for issue of tax invoice? अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, यानी कि जब कस्टमर गुड्स आपसे परचेज करेगा तो उसी टाइम पे आपने इनवॉइस रेज करना है, टैक्स इनवॉइस रेज करना है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आप पे आया ज्वेलरी खरीदने के लिए, आपकी ज्वेलरी का शोरूम है, तो जब वो आपके शोरूम से ज्वेलरी परचेज करेगा तो उसी टाइम पे इनवॉइस इशू करना है। बट कुछ आइटम ऐसे ही हो सकते हैं जो कि कैपिटल गुड्स जिन्हें हम कहते हैं, जिनके लिए सपोज कोई पर्सन आया आपके शोरूम में, आपका जनरेटर का शोरूम है, उसने जनरेटर परचेज किया, तो उसी टाइम पे इनवॉइस इशू नहीं रेज होता है कई बार। क्यों? क्योंकि उसमें डिलीवरी करनी पड़ती है, क्योंकि जनरेटर को शोरूम से बाहर निकालते ही हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ज्वेलरी है या क्लोथ हो गए, कपड़े हो गए, तो उसके लिए शोरूम से हमने परचेज़ किया, उसके बाद हम जाके उसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमें डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर वहीं से परचेज़ कर सकता है। लेकिन कई बार जब हम प्लांट एंड मशीनरी या कोई कैपिटल गुड्स खरीदते हैं तो उस टाइम पे इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, फैक्ट्री में जाके वहीं पर असेंबल करना पड़ता है। तो जब डिलीवरी होगी, जब कैपिटल गुड्स होंगे तो वहाँ पर जब डिलीवरी होगी तो उस टाइम पे इनवॉइस रेज करना है, टैक्स इनवॉइस। लेकिन अगर वहीं हम सर्विस की बात करें, अगर नॉर्मल सप्लायर है तो 30 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस रेज करना है, टैक्स इनवॉइस। सपोज आज अगर आपने सर्विस प्रोवाइड करी है तो 30 डेज के अंदर आपको इनवॉइस रेज करना है। लेकिन अगर कोई सप्लायर है बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तो उनके लिए जो लिमिट है 45 डेज की है। तो जनरली जो नॉर्मल सप्लायर है उनके लिए 30 डेज है। ये स्पेशल केस है, बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इनको 45 डेज के अंदर टैक्स इनवॉइस इशू करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है हमें जब भी हम टैक्स इनवॉइस इशू करें। अ टैक्स इनवॉइस नीड नॉट बी इशूड व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इज लेस देन ₹200। जब 200 रुपये से कम का हम कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं तो उस टाइम पर टैक्स इनवॉइस इशू करना ज़रूरी नहीं है। इफ़ द रिसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, कोई नॉर्मल कस्टमर है, एंड द रिसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर एन इनवॉइस, उसको इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको इनवॉइस इशू करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और वो आपसे इनवॉइस मांगता है कि मुझे टैक्स इनवॉइस चाहिए, तो फिर आपकी लायबिलिटी है कि आपको टैक्स इनवॉइस ज़रूर इशू करना है। लेकिन अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और वो टैक्स इनवॉइस नहीं मांगता है, तो फिर आपको इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। बट
हाउ एवर अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, यानी कि पूरे दिन भर में आपने जितनी भी सेल करी है 200 रुपये से कम के आइटम की, तो उनका आप खुद एक कंसोलिडेटेड एक टोटल इनवॉइस बनाएंगे कि आपने टोटल कितने अमाउंट का सेल करी है जो 200 रुपये से कम की थी और जिनके लिए आपने इनवॉइस इशू नहीं किया है। अगर आप इनवॉइस पहले इशू कर सकें तो यहाँ पर उसको मेंशन नहीं करेंगे, यहाँ पर वही आइटम मेंशन होंगे। आइटम वाइज भी नहीं देना है आपने, बेसिकली आपने एक उसको कंसोलिडेटेड कर देना है, एकदम ओवरऑल एक अमाउंट मेंशन कर देंगे और उस पर कितना टैक्स एप्लीकेबल हुआ। कॉपीज़ ऑफ टैक्स इनवॉइस, अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो तीन कॉपीज़ होंगी टैक्स इनवॉइस की। एक होगा ओरिजिनल इनवॉइस जो कि आप रिसिपिएंट को देंगे, यानी कि जो बायर को देंगे। फिर एक होगी डुप्लीकेट कॉपी, जब हम डिलीवर कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टर के पास जाएगी। और एक होगी ट्रिप्लीकेट कॉपी जो रहेगी सप्लायर के पास। यह है गुड्स के केस में। लेकिन अगर हम सर्विस की बात करें, क्योंकि सर्विस होती है इंटेंजिबल और गुड्स और सर्विस का झगड़ा बहुत पुराना है, सो जब सर्विस की हम बात करेंगे तो उसमें तो फिर 2 ही कॉपी होंगी। एक ओरिजिनल इनवॉइस की कॉपी रहेगी रिसिपिएंट के पास, यानी कि जो सर्विस को परचेज कर रहा है बायर है, और सेकंड कॉपी रहेगी सेलर के पास। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत तो होगी नहीं, क्योंकि सर्विस तो इंटेंजिबल होती है, उसके लिए कोई डिलीवरी की ज़रूरत नहीं होती। टैक्स इनवॉइस शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन टैक्स इनवॉइस के अंदर ज़रूर होनी चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। इसको ध्यान से आप देखिएगा। तो फर्स्ट है नेम, एड्रेस एंड GSTIN ऑफ द सप्लायर। जो सप्लायर है उसका नेम, एड्रेस और GSTIN ज़रूर होना चाहिए। अगर अभी तक आपको आपका GSTIN नहीं मिला है या आपका अभी तक माइग्रेशन प्रोसीजर पूरा नहीं हुआ है, तो जो आपकी प्रोविजनल ID है वही आपका GSTIN होगा, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अ कंजिक्यूटिव सीरियल नंबर, यानी कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार सीरियल नंबर होना चाहिए। कोई भी इनवॉइस के 2 इनवॉइस है, उनका नंबर सेम नहीं हो सकता, और उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे 16 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, न्यूमरल्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं जैसे डैश, हाइफन, स्लैश, या कुछ भी आप ऐसे सिंबल बना सकते हैं, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर का। अब जैसे फाइनेंशियल ईयर है 2017-18, तो 2017-18 में आप जितने भी टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे तो कोई भी टैक्स इनवॉइस का जो नंबर है वो सेम नहीं होना चाहिए, उनका सीरियल नंबर अलग अलग होगा। डेट ऑफ इशू, क्या किस डेट को आपने इशू किया है, और अगर आपने B2B, बिजनेस टू बिजनेस, अगर वो पर्सन भी रजिस्टर्ड है जिससे आप डील कर रहे हैं, तो फिर उसका नेम, एड्रेस और GSTIN लिखना भी ज़रूरी है। नेम, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एंड द एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलॉन्ग विद द नेम ऑफ स्टेट एंड इट्स कोड। अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और जहाँ पर आप जो सप्लाई कर रहे हैं वो 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा की अमाउंट है, तो चाहे जो सर्विस रिसिपिएंट है या जो गुड्स का बायर है, चाहे वो अनरजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, अगर वो 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा का सामान आपसे परचेज करता है, तो फिर बायर के डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। क्या डिटेल्स, जैसे उसका नेम और उसका एड्रेस और एड्रेस ऑफ डिलीवरी, किस जगह पे डिलीवरी होगी गुड्स की। और इंटर स्टेट है तो स्टेट का कोड ज़रूर मेंशन करना है। HSN कोड ऑफ गुड्स और SAC कोड ऑफ सर्विस, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस, क्या उनका डिस्क्रिप्शन है, किस टाइप के गुड्स और सर्विस आपने प्रोवाइड करी है, उनका क्वांटिटी क्या है गुड्स की, और टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है गुड्स और सर्विस दोनों की। और क्या रेट है। GST में 4 तरीके के रेट है। एक है CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जो स्टेट नहीं है, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, तो वहाँ पर लगेगा UGST, और IGST लगेगा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स पे। जब आप दूसरी स्टेट से सामान सेल करते हैं तो वहाँ पर लगेगा IGST। और सेस भी लगेगा, अगर एक एडिशनल सेस भी लगाया गया डीमेरिट गुड्स के ऊपर, तो वो भी एप्लीकेबल अगर आपके ऊपर होता है तो वो भी मेंशन करना ज़रूरी है। अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, ये तो हमने रेट बताया। अब कितनी अमाउंट टैक्सेबल है, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस पे कितना टैक्स का अमाउंट है। वेदर द टैक्स इज पेबल, क्या टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पे भी पेबल है, तो फिर आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा अगर रिवर्स चार्ज बेसिस पे भी टैक्स एप्लीकेबल है। और रिवर्स चार्ज अगर आपको नहीं पता है क्या होता है या GST में उसके क्या प्रोविजंस हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिग्नेचर आपने इशू करने, सिग्नेचर करने हैं, और डिजिटल सिग्नेचर अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको
साइन करना चाहते हैं। तो ये एक सैम्पल है टैक्स इनवॉइस का। इसके अंदर सीरियल नंबर होगा, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर होगा, स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, डिटेल्स ऑफ रिसीवर अगर B2B है तो और रजिस्टर्ड है तो फिर उसकी डिटेल्स देनी है। अगर अनरजिस्टर्ड है बायर और वो 50,000 रुपीज़ से ज़्यादा का सामान या सर्विस आपसे परचेज करता है तो उस टाइम पे बायर की डिटेल्स भी देनी है, अदरवाइज वो कंपलसरी नहीं है। HSN और SSC कोड, HSN कोड एप्लीकेबल होंगे गुड्स के लिए और SSC कोड एप्लीकेबल होंगे सर्विसेज के लिए। डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो होगी टैक्सेबल वैल्यू, उस पर कितने रेट के हिसाब से टैक्स लगाए, CGST, SGST या IGST। जब भी आप इंट्रा स्टेट, अगर अपनी ही स्टेट में अगर आप सेल करते हैं तो उसमें 2 टैक्स लगेंगे, CGST और SGST। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट को सेल किया, उसका रेट है 18%, तो 9% हो जाएगा CGST और 9% हो जाएगा SGST, यानी कि दोनों इक्वल अमाउंट होगी। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं, दूसरी स्टेट में सामान बेचते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ एक टैक्स लगेगा IGST 18% के रेट से या जो भी रेट एप्लीकेबल होगा। और सिग्नेचर आप करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू मेंशन करेंगे। व्हाट डिटेल्स मस्ट टैक्स इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट कंटेन। एक्सपोर्ट के टाइम जो इनवॉइस इशू करेंगे तो उसमें कुछ एडिशनल डिटेल्स होनी ज़रूरी है। सबसे पहले तो उसमें मेंशन होना चाहिए सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ IGST। अगर आप एक्सपोर्ट के टाइम पे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे करते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा इनवॉइस के ऊपर सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ IGST। बट सपोज आप IGST पे नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि जब आप एक्सपोर्ट करें तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो, तो आप उसमें मेंशन करेंगे सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड, यानी कि उसके लिए आपको एक बॉन्ड देना पड़ेगा या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना पड़ेगा विदाउट पेमेंट ऑफ IGST जब आप IGST पेमेंट नहीं करना चाहते। सो ये मेंशन होना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सपोर्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे एक्सपोर्ट किस तरीके से होगा GST के अंडर। और उसमें मेंशन होना चाहिए नेम एंड एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, जब हम जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका क्या नेम, एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस और कंट्री। बिल ऑफ सप्लाई तब इशू करा जाएगा व्हेन सप्लायर इज़ रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। जो सप्लायर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होता है उसे कंपोजिट डीलर कहते हैं। कंपोजिट डीलर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, सब कंपोजिट डीलर टैक्स चार्ज नहीं कर सकता कस्टमर से, यानी कि इसके लिए वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा जिसके अंदर वो टैक्स अमाउंट ना टैक्स रेट मेंशन कर सकता है। सो सप्लायर पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम इज रिक्वायर्ड टू इशू बिल ऑफ सप्लाई। या अगर आप एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर है लेकिन आप एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। एग्जेम्प्टेड गुड्स जैसे कि खादी यार्न, खादी से का जो धागा होता है, कोकोनट हो गया, पूजा सामग्री, इंडियन नेशनल फ्लैग ये भी खादी से ही बना होता है, और वेजिटेबल्स, तो ये सब आइटम्स एग्जेम्प्टेड हैं GST के अंडर। अगर आप सिर्फ एग्जेम्प्टेड आइटम्स को सेल करते हैं किसी कस्टमर को तो आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। लेकिन मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है, अगर आप सेम पर्सन को टैक्सेबल आइटम भी इशू कर रहे हैं और एग्जेम्प्टेड आइटम भी, तो आप दोनों एक ही टैक्स इनवॉइस में, यानी कि टैक्स इनवॉइस में आप टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट आइटम दोनों मेंशन कर सकते हैं और टैक्सेबल आइटम पे आप GST चार्ज करेंगे। अगर आप 100% एग्जेम्प्ट आइटम सेल कर रहे हैं किसी पर्सन को तो उस केस में आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। और हेल्थ केयर जैसे एक सर्विस हो गई, एग्जेम्प्टेड सर्विस है, इस तरीके से और भी कई सारी सर्विस एग्जेम्प्ट है। क्या सैंपल होगा बिल ऑफ सप्लाई का, तो उसमें सीरियल नंबर होगा इनवॉइस का, हर जो भी बिल ऑफ सप्लाई होगा उसका इनवॉइस होगा, सबका कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर होगा। कोई भी 2 इनवॉइस का सीरियल नंबर सेम नहीं हो सकता एक फाइनेंशियल ईयर में, उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स और न्यूमरल्स दोनों हो सकते हैं। और किसको अगर आपने जिसको अगर B2B सेल्स कर रहे हैं आप और बिज़नेस रजिस्टर्ड है GST में, तो फिर उस केस में आपने सर्विस रिसीवर या फिर जिसको गुड्स बाय कर रहा है उसकी डिटेल्स भी देनी ज़रूरी है। और टैक्स अमाउंट तो हम मेंशन नहीं करेंगे लेकिन डिस्क्रिप्शन देंगे। HSN कोड और SSC कोड तभी मेंशन करना ज़रूरी है कि जब आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर उससे कम है तो HSN कोड और SSC कोड मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। हाउ टू रिवाइज द वैल्यूज़ ऑफ एन इनवॉइस ऑलरेडी इशूड।
आपने कोई इनवॉइस इशू कर दिया था, लेकिन उसमें बाद में आपको पता लगा कि उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। टैक्सेबल वैल्यू हो सकता है आपने कम गलती से शो करी हो, उसमें ज़्यादा होनी चाहिए थी, या टैक्सेबल वैल्यू आपने ज़्यादा दिखा दी हो, उसमें कम होनी चाहिए थी। कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो अगर आपने इनवॉइस ऑलरेडी इशू कर दिया था और उसमें अब जो टैक्स की अमाउंट है, अगर उसमें कोई आप चेंजेस आपको लगता है कि करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने डेबिट नोट इशू करेंगे। डेबिट नोट कब इशू होगा? दीज आर टू बी इशूड बाय अ सप्लायर टू रिकॉर्ड इंक्रीज इन टैक्सेबल वैल्यू। अगर आपको लगता है कि आपने जो टैक्सेबल वैल्यू शो करी थी वो कम शो करी थी और टैक्सेबल वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा वैल्यू पर टैक्स लगना चाहिए, तो आप बाद में डेबिट नोट इशू करेंगे। सप्लायर डेबिट नोट इशू करेगा और क्रेडिट नोट सप्लायर तब इशू करेगा जब उसको लगेगा कि जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो पहले ज़्यादा शो करी गई थी और अब टैक्सेबल वैल्यू कम है। ऐसा कब हो सकता है? फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख रुपीज़ के गुड्स किसी बायर को बेचे, तो जब बायर ने उसको ख़रीदा, बाद में उसने 20,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। तो पहले आपने टैक्सेबल वैल्यू शो करी थी 1 लाख और 1 लाख के हिसाब से आपने GST पे किया था, लेकिन अब 20,000 के गुड्स रिटर्न हो चुके हैं, तो अब टैक्सेबल वैल्यू होगी 80,000 और 80,000 के हिसाब से GST पे करेंगे, यानी कि आपने पहले GST ज़्यादा चार्ज कर दिया था, तो उसके लिए आप क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे। अब गवर्नमेंट कहती है कि अगर डेबिट नोट की कोई डेट नहीं है, आपको लगता है आपने टैक्स कम पे किया है, आप जब मर्जी ज़्यादा पे कर सकते हैं, उसकी कोई डेट नहीं, लेकिन आपको लगता है आपने ज़्यादा पे कर दिया था और आप कम पे करना चाहते हैं, यानी कि उसको जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया था वो आप कम करना चाहते हैं, तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे। लेकिन उसकी एक डेट है। उसकी क्या डेट है? कि जो फाइनेंशियल ईयर ये है, फॉर एग्जांपल ये फाइनेंशियल ईयर है 2017-18, तो जब ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा 2018-19, यानी कि 30 सितंबर 2018, या इस साल की जो एनुअल रिटर्न जाएगी वो जाती है दिसंबर 2018, या उससे पहले भी आप फाइल कर सकते हैं। तो इन दोनों में से जो पहले होगा, तो उस डेट तक आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर उस डेट के बाद आप क्रेडिट नोट इशू करते हैं तो फिर वो क्रेडिट नोट वैलिड नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी रिटर्न फाइल करी है, एनुअल रिटर्न 1 दिसंबर 2018 को, और 30 सितंबर और 1 दिसंबर में से ऑब्वियसली सबसे पहले 30 सितंबर। 30 सितंबर तक अगर आपने अपना क्रेडिट नोट इशू नहीं किया है तो फिर वो क्रेडिट नोट वैलिड नहीं माना जाएगा। सो ये था डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अपने सजेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जब आप कमेंट्स करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, कई बार सजेशंस भी देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो इसी तरीके से देखते रहें और सीखते रहें।